हेलो दोस्तों, मैं कर्ण सिंह आधार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि लोक प्रशासन का महत्व और फिर वुडरो विल्सन साहब को लोक प्रशासन में क्या योगदान रहा। अब उसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति या लोक प्रशासन स्वरूप। तो लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, लोक प्रशासन स्वरूप कैसी है, कैसा है, जो विभिन्न विद्वानों ने जो सम्मत दिया था उसको हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति या स्वरूप। अब ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है उससे तात्पर्य है कि लोक प्रशासन स्वभाव में कैसा विषय है। किसी विषय का की प्रकृति का स्थूल अर्थ उसकी प्रमुख जो विशेषताएं, उसके लक्षण, उसके विषयगत स्वभाव क्या है, उनसे सहित अवधारणात्मक व्याख्या से है, और जो उस विषय का सहज स्वरूप स्पष्ट कर सकें। और इस संबंध में लोक प्रशासन प्रकृति से संबंधित दो मान्यताएं प्रचलित कौन कौन से हैं। एक तो एकीकृत जो दृष्टिकोण है, या एकीकृत दृष्टिकोण या इसी को हम लोग प्रबंधकीय दृष्टिकोण भी कहते हैं, और आज वर्तमान की उसको हम लोग आधुनिक दृष्टिकोण भी। तो दूसरा तो जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, जो लोक प्रशासन को प्रबंधन के रूप में देखता है, और जो आधुनिक दृष्टिकोण आता है जो प्रशासन को एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में देखता है। दूसरा लोक प्रशासन को जो एक विषय को तो लोक प्रशासन की एक कला या विज्ञान के रूप भी मानता है। तो कुछ विद्वानों को मानना है कि लोक प्रशासन जो है एक प्रशासन, जो लोक प्रशासन है वो कला या विज्ञान दोनों। तो अब इसको दोनों को हम कला है कि विज्ञान है, इस पर भी डिस्कस करेंगे, और पहले तो हम लोग एकीकृत या प्रबंधकीय दृष्टिकोण को देखते हैं। अब इन्हें ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन वाली प्रकृति को पूछेगा तो आपसे एकीकृत या प्रबंधकीय दृष्टिकोण को 5 नंबर में 20 वर्ड्स में पूछ सकता है, और लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। अब आए पहले हम लोग किस पर डिस्कस करते हैं, पहले तो एकीकृत दृष्टिकोण या प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जो एकीकृत दृष्टिकोण है, तो कुछ विद्वानों के अनुसार इनका यह मानना है कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं का समग्रीकरण ही क्या है, तो प्रशासन है। इनका मानना है कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हीं का समग्रीकरण ही क्या है, तो प्रशासन है। चाहे वे क्रियाएं लेखन, प्रबंधन की तकनीक संबंधी ही क्यों ना हो, और इस प्रकार उपक्रम अथवा उद्यम विशेष में कार्यरत जो संदेशवाहक हैं, फोरमैन हैं, चौकीदार हैं, सफाई हैं, जो कर्मचारी तथा सफाई कर्मचारी या शासन के सचिवों या प्रबंधकों तक के सभी कार्यों के प्रशासन को संज्ञा देते हैं। यह चपरासी से लेकर जो प्रबंधक तक है या जो सचिव तक है, सभी को किस में लेते हैं, तो ये प्रशासन में लेते हैं। और जैसे इसीलिए यह एकीकृत जो दृष्टिकोण कहा जाता है कि एकीकृत दृष्टिकोण है कि प्रशासन यानी कर्मचारी को निचले पायदान से लेकर के जो टॉप ऊपर का अधिकारी यानी सचिव है, सचिव स्तर तक के अधिकारी को सबको ये प्रशासन में शामिल करते हैं, इसीलिए उसको एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है। अब ये ध्यान रखिए, जो एकीकृत दृष्टिकोण या प्रबंधकीय दृष्टिकोण है ये प्रशासन में सभी को शामिल करता है, यानी चपरासी से लेकर के निचले पायदान पर जो कर्मचारी है वहां से लेकर के सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर टॉप का जो प्रबंधक है, जो सचिव, उसको तक को शामिल करता है। इसके समर्थकों में कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः एल.डी. व्हाइट साहब हैं जो एकीकृत दृष्टिकोण को मानते हैं, दूसरे फिशनर, तीसरे मार्क्स, और चौथे हेनरी फेयोल आदि जो विद्वान हैं, ये सब एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। और इसमें छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों तक के कार्यों सबको प्रशासन का क्या माना गया है, तो प्रशासन का भाग ये लोग मानते। तो इसको थोड़ा सा एकीकृत दृष्टिकोण वाले 5 नंबर में आए आपको समझाने के लिए, तो आपको इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि कुछ विद्वानों के अनुसार कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनका समग्रीकरण ही क्या है, तो प्रशासन है। और चाहे वे क्रियाएं लेखन हो, प्रबंधन की तकनीक संबंधी हो क्यों ना हो, और इस प्रकार उपक्रम अथवा विशेष जो उद्यम विशेष में, उद्यम से मतलब यहाँ जो प्रशासनिक संगठन से कि विशेष में कार्य, चाहे संदेशवाहक हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, तथा शासन के सचिव प्रबंधकों तक के सभी कार्यों को ये प्रशासन के अंतर्गत समाहित करते हैं। तो इसके समर्थकों में एक तो एल.डी. व्हाइट है, दूसरे फिफ्नर है, तीसरे मार्क्स हैं, चौथे फेयोल हैं, तो ये सब इसके समर्थन करते हैं। और इसमें छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक के कार्यों सबको प्रशासन का क्या माना गया है, तो भाग माना गया है। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, जैसे दूसरा एक दृष्टिकोण क्या है, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एक ही दृष्टिकोण के बाद आ जाए हम लोग प्रबंधकीय। अब प्रबंधकीय दृष्टिकोण पहले आ जाए। प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो है यह संकुचित दृष्टिकोण है, और यह उन्हीं लोगों को कार्यों को प्रशासन में मानता है कि प्रशासन है, उन्हीं कार्यों को प्रशासन मानता है जो उपक्रम में संबंधी केवल सिर्फ प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करते हैं। तो जो प्रबंधकीय एकीकृत दृष्टिकोण सफाई कर्मचारी से लेकर यानी चपरासी से लेकर के टॉप तक के अधिकारी तक को क्या मानता है, प्रशासन कार्य मानता है।
लेकिन वही जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, जो प्रबंधन संबंधी कार्य करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण पर मानता है कि प्रशासन कार्य करते हैं। और प्रबंधकीय कार्य का लक्ष्य क्या है? तो एकीकरण, नियंत्रण, समन्वय करना होता है। और प्रशासन का यह दृष्टिकोण क्या है? इसी को हम लोग प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं बच्चों, इसी को प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब इसके समर्थक कौन कौन है? तो थोड़ा समर्थकों को याद रखना है। इसके समर्थकों में एक तो हर्बर्ट साइमन है, स्मिथबर्ग है और थॉमसन। तो साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन साहब का मानना है कि जो प्रशासन कार्य है उसी प्रबंधन तक ही सीमित है, या प्रबंधकीय कार्यों को ही प्रशासन संपन्न करता है। ये तो बच्चों ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। आज थोड़ा 20 वर्ष में पूछे लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को समझाइए, तो आप इसको समझें। नेक्स्ट आ जाए हम लोग जो एक वर्तमान में आधुनिक दृष्टिकोण। जैसे आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक विद्वानों में ये मानते हैं कि जो इसके समर्थक विद्वान है कि लोक प्रशासन की जो सही प्रकृति और उसके संदर्भ पर निर्भर मानते हैं प्रशासन को, और इनके अनुसार कि बदलती हुई परिस्थितियों में लोक प्रशासन की प्रकृति भी और विषय वस्तु भी क्या है कि परिवर्तित हो जाती है। इनका मानना है कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, जैसे बदलती हुई परिस्थितियों में लोक प्रशासन की प्रकृति और उसकी विषय वस्तु भी क्या होती है, ये भी परिवर्तित होती रहती है। और इसके समर्थक विद्वानों में कौन कौन से हैं? अब ये ध्यान रखिएगा, जो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान है तो ग्लैडन है, पीटर है, डिमाक है, कोइंग है। तो ग्लैडन, पीटर, डिमाक, कोइंग आदि जो विद्वान है ये किसके समर्थक हैं? आधुनिक दृष्टिकोण। अन्य के मतानुसार लोक प्रशासन के दो स्वरूप हैं, एक तो एक विषय के रूप में और एक प्रक्रिया के रूप में। तो अन्य जो कुछ मत हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप के दो रूप मानते हैं, एक तो इसको विषय के रूप मानते हैं, दूसरे एक इसको प्रोसेस यानी प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। तो चले आइए हम आगे देखते हैं इनको। जैसे एक प्रक्रिया के रूप में जो मानते हैं, तो इसको मानते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन निश्चित ही क्या है? तो कला है। तो ये मानते हैं कि निश्चित ही लोक प्रशासन एक कला है। लेकिन शासकीय मामलों के अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन को विज्ञान कहना अत्यंत विचारणीय विषय है। यद्यपि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का लगभग नाता कितने हैं? 1 शताब्दी पुराना है, लेकिन एक क्रियात्मक रूप में लेंगे तो ये उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास, क्योंकि जहां से राज्य की उत्पत्ति हुई या मानव की उत्पत्ति हुई वहीं से लोक प्रशासन सब विद्वान था। एक प्रक्रिया के रूप में जो मानते हैं, जिसको मानते हैं प्राचीन काल से विद्वान था, जहां से मानव की सभ्यता के साथ साथ ही चलता रहा, स्टार्ट हुआ। और वहीं जो लोक प्रशासन को जो एक विज्ञान के रूप में या विषय के रूप में मानते हैं, एक विषय के रूप में मानते हैं कि लोक प्रशासन का जो एक विषय के रूप में मुश्किल से 1 शताब्दी यानी सवा शताब्दी या 1887 में इसका जन्म हुआ, तो आज 2022 चल रहा है, तो मान के चलें 135 साल ही पुराना इसका नाता है। तो बच्चों नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि जैसे लोक प्रशासन के जो कुछ विद्वान जो मानते हैं, तो लोक प्रशासन इसको कला के रूप में मानते हैं। तो लोक प्रशासन जो विज्ञान के रूप में मानते हैं, कला के रूप में मानते हैं, तो आइए हम लोग उसको डिस्कस। जैसे शब्दकोश के अनुसार कहा जाए तो कला का अर्थ क्या होता है? कला ज्ञान और अभ्यास के जरिए, कला किसके जरिए आती है? तो ज्ञान और अभ्यास के जरिए किसी कार्य करने की जो दक्षता या मानवीय की जो कार्य क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कला कहते हैं। तो कला क्या है? तो कला को यदि शब्दकोश के अनुसार डिफाइन करेंगे तो कला विज्ञान, ज्ञान और अभ्यास के जरिए किसी कार्य करने की दक्षता या मानवीय कार्य क्षमता है। अन्य कलाओं जैसे माने चित्रकला, लेखन कला, पाक कला, वास्तुकला, संगीत कला आदि जैसे हमारे यहाँ मान ली कला के जो विषय हैं आजकल, ये हम लोग अलग अलग इनका सबका अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार इस प्रशासन का संचालन भी माना जाता है। किसी प्रकार जो प्रशासन का संचालन भी है तो क्या है? तो एक कला है। तो जो कला को मानने वाले विद्वान हैं, इसीलिए लोक प्रशासन भी मानते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। अब अनेक विद्वानों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, जैसे लोक प्रशासन एक कला है। जैसे आल्बर्ट टीट साहब कहते हैं, आल्बर्ट टीट साहब के शब्दों में कि प्रशासन क्या है? तो एक सुंदर कला है। वहीं लिंडल उर्विक साहब हैं, तो उर्विक के अनुसार कि अन्य कलाकारों की भांति प्रशासन की कला को भी खरीदा नहीं जा सकता। वही आल्बर्ट टीट है, तो आल्बर्ट टीट साहब कहते हैं कि यदि मिट्टी या रंगों से बनी कोई रचना कलाकृति है, यदि स्वरों का आपसी जो संयोजन है, यदि वो संगीत कला है, यदि शब्दों और भावों का संचय साहित्य है और यह सभी ललित कलाएं हैं, तो हमें उस श्रम को भी ललित कहने का पूरा अधिकार है। किसको? तो जो मान लीजिए जैसे लोक प्रशासन है, तो उसको कहते हैं कि जो एक उद्देश्य हेतु, जो एक निश्चित उद्देश्य हेतु
व्यक्तियों और समूहों को संगठित संबंधों को एक दूसरे के निकट लाता है और मिश्रित रूप में यह उच्च कोटि की क्या है, तो कला है। तो इस प्रकार आर्बिट्री साहब भी लोक प्रशासन को एक कला के रूप में देखते हैं, कला मानते। वहीं इसका जैसे लोक प्रशासन निम्न तर्कों के आधार पर भी इसको कला माना जाता है। सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, तो प्रत्येक कला के सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। कोई भी कला उसके कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। इसी प्रकार माना जाता है कि लोक प्रशासन के भी कुछ सर्वमान्य सिद्धांत है, जैसे 5 सोपान है, हायरार्की। दूसरा, कि अभ्यास की आवश्यकता होती है किसी कला को विकसित करने के लिए, यानी आपके अंदर आर्ट को विकसित करने के लिए ज्ञान के साथ साथ अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और अभ्यास अनिवार्य है उनके लिए भी, जैसे जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग क्या है, तो इनको प्रशिक्षण और अभ्यास ही करवाया जाता है। नेक्स्ट, जैसे विशेष रुचि एवं गुण होती है। भाई कला किसके अंदर विकसित होती है, तो जो उस क्षेत्र में या उसमें कला, जिस चीज को कलाकार में जिस कलाकृति को बनाना चाहता है, या जिस चाहे संगीत कला हो चाहे चित्रकला हो, यदि उसमें विशेष रुचि रखेगा, उसमें उसके अंदर गुण होगा, तभी उसको विकसित होगा, उसके अंदर वो कलाकार बन पाएगा एक अच्छा। तो कलाकार के समान प्रशासक में भी प्रशासक बनने के लिए विशेष रुचि गुण क्या है, तो अनिवार्य है। ये मानते हैं कि विशेष रुचि और गुण भी अनिवार्य होता है लोक प्रशासन को कला बनाने के लिए। तो इसी प्रकार ये मानते हैं कि जो प्रशासन में भी कौन आते हैं, तो जिनका जो प्रशासनिक सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं वही लोग आते हैं, इसीलिए लोक प्रशासन भी एक कला मानते हैं। जैसे मान लीजिए कला को एक विकास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। विकास से प्रक्रिया से मतलब यह है कि विकास की प्रक्रिया के दृष्टि से अन्य कलाओं की भांति लोक प्रशासन को भी कला माना जाता है। दूसरा, परिवर्तनशीलता, कि कला की भांति लोक प्रशासन में पद्धतियां और जो प्रक्रियाएं हैं ये क्या है, परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो लोक प्रशासन में टूर्विक साहब कला मानते हैं। दूसरे टीड हैं, सुकरात हैं, फाइनर हैं, प्लेटो हैं और कौटिल्य हैं, मैकियावेली हैं, एमपी शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के हैं, और ग्लेडन। तो आदि ये बहुत सारे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन क्या मानते हैं, तो एक कला मानते हैं। तो थोड़ा सा हमको 20 वर्ष के लिए भी याद रखना है कि लोक प्रशासन को एक कला मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। उर्विक, टीड, उर्विक मतलब लिंडल उर्विक, टीड मतलब आर्डवे टीड, और सुकरात, फाइनर, प्लेटो और कौटिल्य, मैकियावेली, महादेव प्रसाद शर्मा जो हमारे यहाँ भारत के यानी मध्य प्रदेश के पहले लोक प्रशासन के प्रोफेसर रहे हैं, और ग्लेडर। तो ये लोग क्या मानते हैं, तो लोक प्रशासन को कला। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, अब जैसे कुछ विद्वान तो वो लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में देखते हैं, यानी लोक प्रशासन क्या मानते हैं, तो ये विज्ञान मानते हैं। अब विज्ञान का तात्पर्य क्या होता है, तो सिद्धांतों एवं तथ्यों का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। यानी किसका, सिद्धांतों का। तो सिद्धांतों एवं जो तथ्यों का यानी फैक्टों का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो विज्ञान कहा जाता है। जो सार्वभौमिक और मूल्य निरपेक्ष होते हैं, तो क्या होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं और मूल्य निरपेक्ष होते हैं, और तथा उनसे किसी प्रकार की भविष्यवाणी निश्चित रूप से की जा सकती है। जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांत होंगे या फैक्ट पूरे होंगे, उनके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं, किसी चीज की भविष्यवाणी भी आप कर सकते हैं। और जैसे इसके समर्थक कौन कौन है जो विज्ञान मानने वाले, तो अब ये ध्यान रखिएगा, विज्ञान जो मानते हैं तो टेलर साहब जो प्रशासन विज्ञान मानते हैं लोक प्रशासन को, दूसरे मर्सन है, तीसरे चेस्टर बर्नार्ड है, चौथे वुडरो विल्सन साहब हैं, और पांचवें लूथर गुल। ये पांचों विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, तो विज्ञान। वहीं लोक प्रशासन के जनक जो वुडरो विल्सन साहब ने कहा था 1887 में ये कि इसको लोक प्रशासन का कहा था, तो इसको विज्ञान कहा था, यानी लोक प्रशासन ने विज्ञान की संज्ञा दी थी। वहीं पास जैसे बिलोबी साहब हैं, तो बिलोबी कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है क्योंकि इसमें ऐसे मूलभूत सिद्धांत जो वैज्ञानिक सिद्धांतों की भांति ही प्रतीत होते हैं। तो अब बिलोबी साहब भी हैं तो लोक प्रशासन को मानते हैं कि विज्ञान है क्योंकि ऐसे मूलभूत इसमें सिद्धांत है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों की भांति ही प्रतीत होते हैं। तो ये बिलोबी साहब भी लोक प्रशासन को सिद्धांत के रूप में देखते हैं, लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट आ जाए कि जैसे किन कारणों से लोक प्रशासन को विज्ञान माना जाता है, तो एक तो इसमें सार्वभौमिक सिद्धांत कि वैज्ञानिक सिद्धांतों की भांति लोक प्रशासन में भी कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत है, तो जो कहीं भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं और समान परिणाम उनमें दिखाई देंगे। जैसे चाहे 5 सोपान हो चाहे कार्य का विभाजन, तो जो वर्क डिवीजन है और हायरार्की है, तो 5 सोपानों कार्य विभाजन प्रमुख सिद्धांत के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट
कि जैसे निश्चित पद्धति है कि जिस प्रकार विज्ञान की निश्चित पद्धतियां, नियम और विनिमय होते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी निश्चित नियमों और उपनियमों का पालन किया जाता है। थर्ड, कि भविष्यवाणी की संभावना, कि भविष्यवाणी की संभावना यानी लोक प्रशासन के नियमों और सिद्धांतों से भविष्यवाणी की जा सकती है, अन्यथा सामाजिक जीवन का आधार ही समाप्त हो जाएगा। जैसे भविष्यवाणी की संभावना भी लोक प्रशासन में मानते हैं जो विज्ञान मानने वाले हैं। तो जो विज्ञान किन कारणों से माना जाता है? 3 कारणों से माना। नेक्स्ट, कि जैसे कुछ गुण, क्योंकि विज्ञान मानने किसी चीज को माना जाता है उसमें एक निश्चित गुण होता है। तो जैसे वैज्ञानिक की भांति प्रशासक में भी अनुशासन, साहस, खोजपूर्ण, तो अनुशासन, साहस और खोजपूर्ण दृष्टि और धैर्य आदि गुणों का होना भी इसके अंदर ही आवश्यक है। जैसे लोक प्रशासन क्या है? तो लोक प्रशासन का अध्ययन क्या है? ये संगठित है। तो जैसे माना जाता है कि लोक प्रशासन का अध्ययन जो है ये संगठित है, तो लोक प्रशासन का विकास एक निश्चित गति से हुआ है और समय के साथ विज्ञान के नियमों का भी इसमें खंडन होता रहा है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि विज्ञान के नियम जो हैं ये सदैव एक जैसे होते हैं और अनेक विज्ञानों की भविष्यवाणी करने की इनमें सक्षमता नहीं होती और परंतु उन्हें भी विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मौसम विज्ञान, क्योंकि एग्जैक्ट जो मौसम विज्ञान कहता है आज बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, जिस दिन कहेगा बारिश नहीं होगी उस दिन पक्का बारिश होगी। नेक्स्ट, कि आदर्शात्मक कमजोरी नहीं, यानी अनेक विद्वान लोक प्रशासन की आदर्शात्मकता की आलोचना करते हैं, लेकिन यह प्रशासन उनके विभिन्न अंगों के स्वरूप व उनके क्षेत्र से संबंधित यह लोक प्रशासन की ताकत है और उनकी कमजोरी नहीं है। तो जैसे लोक प्रशासन को का अध्ययन मानते हैं संगठित है, आदर्शात्मक इसकी कमजोरी मानते हैं नहीं है, तो जो इसके आदर्श हैं वहीं पास इसको माना जाता सातवां कि यथार्थता एवं निश्चितता का। जैसे यथार्थता एवं निश्चितता का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विज्ञान की भांति लोक प्रशासन भी यथार्थता एवं निश्चितता का क्या पाया जाता है? तो गुण पाया जाता है। यथार्थ और निश्चितता का इसमें भी गुण पाया जाता है और इस प्रकार लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान एवं प्रबंध विज्ञान की भांति ही क्या है? तो एक विज्ञान है। अतः हम कह सकते हैं लोक प्रशासन विषय सामग्री के स्थान पर अध्ययन पद्धति के आधार पर यह विज्ञान माना जाता है और विचारकों के अनुसार किसी विषय का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वही क्या है? तो विज्ञान है। तो बच्चों ये तो जो विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख थिंकर हैं या विचारक हैं वही मान। नेक्स्ट आए हम लोग किन माले हमको अब इसमें पूछा है लोक प्रशासन प्रकृति या स्वरूप क्या है, तो हम निष्कर्ष क्या देंगे? तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में विद्वान क्या है? तो एक मत नहीं है, उनमें मतैक्यता का क्या है? अभाव है। जहां कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं वहीं कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, लेकिन सारतः कहा जाए, सारांशतः कहा जाए तो लोक प्रशासन क्या है? तो सैद्धांतिक तथा विषयगत दृष्टि से विज्ञान तथा मान लीजिए व्यवहारिक रूप से कहा जाए, यदि आप सैद्धांतिक और विषयगत रूप में लेंगे तो क्या है? तो विज्ञान है। वहीं व्यवहारिक रूप में आप लेंगे तो लोक प्रशासन क्या है? तो वहीं व्यवहारिक रूप में क्या? एक कला है। तो व्यवहारिक रूप में एक कला है। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों ही है और इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस प्रकार वैज्ञानिक आधार प्रदान करके कला के माध्यम से सजा संवार करके इसको संपन्नशील बना सकते हैं और हमारा भविष्य अधिक सुखी और संपन्न एवं शांतिपूर्ण उसको हम बना सकते हैं। और लोक प्रशासन विषय के विकास में विकसित स्वरूप कला और विज्ञान के सुंदर समन्वय के माध्यम से ही इसको एक अच्छा रूप प्रदान किया जा सकता है। तो हम निष्कर्षतः बच्चों ही देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, हम ये 200 शब्द में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, मान लीजिए लोक प्रशासन की प्रकृति और स्वरूप का निर्धारण कीजिए या लोक प्रशासन के स्वरूप और उसकी प्रकृति को समझाइए, तो ये 200 शब्दों को क्वेश्चन लेके हमें आए थे डिस्कस करने आपसे। अब इसमें मान लीजिए 60 नोट पूछेगा कि कला है, लोक प्रशासन कला है या लोक प्रशासन विज्ञान है या लोक प्रशासन की एकीकृत दृष्टिकोण क्या है या लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है, तो उनको आप सब 20 वर्ष में और मान लीजिए 5th मार्क में पूछेगा तो आप समझा लेंगे। अब हम लोग आते हैं लास्ट, अभी इस पे अगला नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पुनः फिर मिलेंगे। अभी तो अब यहीं पास आज अभी वो लोक प्रशासन प्रकृति वगैरह को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पुनः हम लोग मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।